हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। आप हमारे साथ भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की श्रृंखला देख रहे हैं, जिसमें हम ऐसे प्रश्नों को लेकर के आते हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। आज जो हम चैप्टर आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आए हैं वो गुप्तोत्तर काल और वर्धन वंश से संबंधित है, जो कि प्राचीन कालीन वंश था भारत का। गुप्तोत्तर काल या वर्धन वंश का समय 647 ईस्वी तक माना जाता है और ये जो गुप्तोत्तर काल कहलाता है ये गुप्त काल के बाद का समय कहलाता है। यानी गुप्त काल का जब पतन हुआ उसके बाद का समय जो है उसे भारतीय इतिहास में गुप्तोत्तर काल और वर्धन वंश भी इसी समय में हुआ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना आज का ये अध्याय। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं तो हमारे चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, हर्ष एवं पुलकेशियन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये ऐहोल अभिलेख है एक। इस अभिलेख से हर्षवर्धन और पुलकेशियन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुए हैं या संघर्ष हुआ है उससे संबंधित जानकारी हमें प्राप्त होती है और ये जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? यानी जिस समय सम्राट हर्षवर्धन शासन कर रहे थे उस समय बंगाल में किसका शासन था? तो वो शशांक था। शशांक जो है हर्षवर्धन का समकालीन शासक था, जो कि बंगाल का शासक था। प्रश्न नंबर 3 है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना की तो किस उपलक्ष्य में की थी? हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की गई थी? तो अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में की गई थी, क्योंकि जो हर्षवर्धन थे वो उनका राज्य अभिषेक कह लें या जब वो राजगद्दी पर बैठे तो वो 606 ईस्वी में बैठे थे और इस उपलक्ष्य में उन्होंने हर्ष संवत की स्थापना की थी। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले आया? तो ये जवाब भी हमारा है हर्षवर्धन। पहले हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो थानेश्वर थी, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी। अगला प्रश्न, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो कन्नौज एक उत्तर प्रदेश का प्राचीन कालीन जनपद है जो आज भी अपनी कला और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। सम्राट हर्षवर्धन वे महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो वो कौन कौन थे, कहाँ पर हुए थे? तो एक तो कन्नौज में इन्होंने धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया और एक प्रयाग में इन्होंने धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशियन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो पुलकेशियन द्वितीय जो था वातापी यानी कि बादामी का शासक था, जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। तो किस नरेश से अपनी पुत्री का विवाह किया था? तो वो ध्रुवसेन द्वितीय था। अगला है, हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है?
जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद घटनाक्रम घटी वो था वांग वेल से। अगला है ह्वेनसांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन किया था जो कि 643 ईस्वी में हुई थी? तो वो कन्नौज में हुई थी। कन्नौज में सम्राट हर्षवर्धन ने ह्वेनसांग के सम्मान में एक महासभा का आयोजन किया था। अगला अग्रहार का क्या अर्थ होता है? ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर, मुक्ति भूमि, अनुदान। ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि का अनुदान, ऐसी भूमि जिसके ऊपर टैक्स नहीं लिया जाता था बल्कि वो दान दी जाती थी, उसे अग्रहार कहा जाता था और ये भूमि ब्राह्मणों को दी जाती थी। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत के संदर्भ में एरिपत्ती का क्या अर्थ होता था? तो जलाशय की जो भूमि होती थी इसे एरिपत्ती कहा जाता था दक्षिण भारत में। प्रश्न नंबर 13 चालुक्य राजवंश पुलकेशियन द्वितीय को किसने पराजित किया? नरसिंहवर्मन ने। नरसिंहवर्मन ने पुलकेशियन द्वितीय को पराजित किया था जो कि एक चालुक्य वंश का शासक था। प्रतापशील, हूण हरिण केसरी, महाराजाधिराज नामक उपाधियां किस की थीं? तो ये सभी उपाधियां यानी कि महाराजाधिराज, हूण हरिण केसरी या प्रतापशील प्रभाकर वर्धन की थीं। प्रभाकर वर्धन की को इन सभी उपाधियों से विभूषित किया गया था। अगला है शकलोत्तरापथनाथ किसे कहा गया? हर्षवर्धन को कहा गया। शकलोत्तरापथनाथ जो कहा गया है वो हर्षवर्धन को कहा गया है। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? तो हर्ष की जीवनी लिखने वाला बाणभट्ट था जिसने हर्षचरित लिखी है और हर्षचरित में उसने सम्राट हर्षवर्धन का जीवन परिचय लिखा है या सम्राट हर्षवर्धन के बारे में उल्लेख किया है। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो ये प्रयागराज में अपनी धार्मिक सभाओं को हर साल करते थे। प्रतिवर्ष हर्षवर्धन प्रयाग में एक धार्मिक सम्मेलन किया करते थे। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो वर्धन वंश की जो राजधानी थानेश्वर है वो हरियाणा में है। यानी कि जो हर्षवर्धन या वर्धन वंश की राजधानी थी, जो पहले राजधानी थी वो हरियाणा में थी, यानी थानेश्वर जो था वह हरियाणा में। उसके बाद में इन्होंने थानेश्वर से बदल करके अपनी राजधानी कन्नौज कर दी जो कि उत्तर प्रदेश में थी। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो मोखरी नरेश थे ग्रहवर्मन, उनके साथ हर्षवर्धन की बहन भाग्यश्री का विवाह हुआ था जो कि मोखरी के राजा थे। हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो जो राजवर्धन थे हर्षवर्धन के बड़े भाई थे और जो प्रभाकर वर्धन थे वो हर्षवर्धन के पिता थे, जिनको अभी हमने ऊपर पढ़ा, जिनको प्रतापशील और महाराजाधिराज आज उपाधियों से विभूषित किया गया है, उन्हें इन नामों से भी जाना जाता है। तो प्रभाकर वर्धन जो थे वो हर्षवर्धन के पिता थे जबकि राजवर्धन इनके बड़े भाई थे। इनकी हत्या किसने की थी? तो गोंड नरेश शशांक ने की थी। जो गोंड राजा था शशांक, उन्होंने हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन की हत्या की। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो मथुरा नगर उस समय सबसे ज़्यादा सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था जिस समय ह्वेनसांग भारत में आया। कवि बाणभट्ट निवासी थे कहाँ के? थानेश्वर के। तो बाणभट्ट जो था वो थानेश्वर का निवासी था और ये हर्षवर्धन के दरबार में रहा करते थे। नागानंद का रचनाकार कौन है? हर्षवर्धन। नागानंद जो है हर्षवर्धन की रचना है। अगला है किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि या यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो वो ह्वेनसांग को कहा जाता है। ह्वेनसांग को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहने का
एक कारण यह भी है कि यह बहुत ही कम आयु का विदेशी यात्री था। इन्हीं कारणों से इसको यात्रियों में राजकुमार या वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका पुलकेशियन द्वितीय ने। पुलकेशियन द्वितीय ने नर्मदा नदी पर जो हर्षवर्धन के साथ उसका संघर्ष हुआ उसमें हर्ष को उसने रोक दिया। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबद्ध नहीं था? कालिदास। कालिदास का संबंध हर्षवर्धन के दरबार से नहीं था, ध्यान रखिएगा। कालिदास का संबंध जो है मौर्य वंश के शासकों के साथ रहा है या मौर्य वंश के साथ रहा है, लेकिन भ्रम हो जाता है कभी कभी और हमारे सवाल का जवाब गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। घटी पत्र या तुला पत्र, घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था खेत की सिंचाई के लिए। ठीक, जो घंटी यंत्र था, घंटी यंत्र या तुला यंत्र एक होता था और उसका जो प्रयोग किया जाता था वो खेत की सिंचाई के लिए किया जाता था। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा क्या थी? यानी भूमि से जो टैक्स लिया जाता था उसकी सीमा क्या थी? तो 1/6 से लेकर के 1/10 भाग तक राजस्व की सीमा रखी गई थी। मोखरी शासकों की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। मोखरी के शासक जो थे इनकी राजधानी कन्नौज थी। यानी कि जो हर्षवर्धन की बहन राजश्री रहती थी वो कन्नौज में रहती थी और इनके बहन के पति की जब हत्या कर दी गई तो उसके बाद अपनी बहन के कारण की सुरक्षा के कारण हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी। कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई वैजयंती या वनवासी को। बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे और इन्होंने हर्षवर्धन के संबंध में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हर्षचरित लिखी है। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ये उन्होंने कन्नौज में स्थानांतरित की थी। गुप्त वंश के ह्रास के बाद उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो सम्राट हर्षवर्धन ने। गुप्त वंश का जब पूरी तरीके से पतन हो गया तो सम्राट हर्षवर्धन ने उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन करके शासन सत्ता स्थापित की थी। अगला है चालुक्य शासक पुलकेशियन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो वो नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को पुलकेशियन द्वितीय से परास्त होना पड़ा था। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो कन्नौज शहर उस समय सबसे महत्वपूर्ण शहर था जिस समय हर्ष का शासनकाल स्थापित हुआ। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो गुर्जरों को हर्षवर्धन ने पराजित किया था। हेनसांग भारत में लगभग कितने सालों तक रहा? तो हेनसांग भारत में लगभग 15 सालों तक ठहरा था। कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता था? हर्षवर्धन को दिया जाता है। कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय सम्राट हर्षवर्धन को दिया जाता है। किसका कथन है? भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं। तो ये जो लाइनें हैं ये ह्वेनसांग ने लिखी हैं या ह्वेनसांग का कथन है। ह्वेनसांग ने कहा था या लिखा था कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं और भारतीय स्वच्छता प्रेमी होते हैं। अगला है वो अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो वो अंतिम बौद्ध राजा हर्षवर्धन था। अंतिम बौद्ध राजा हर्षवर्धन था जो संस्कृत का महान विद्वान भी था और लेखक भी था। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो हेनसांग
जो है हर्षवर्धन के समय में भारत आने वाला चीनी यात्री था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो सम्राट हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। हेनसांग ने किसे शीलादित्य कहा? तो हेनसांग चूँकि जब भारत आया तो हर्षवर्धन के शासनकाल में वो भारत आया और उन्हीं के राज दरबार में रुका और भारत से संबंधित तमाम जानकारियाँ उसने यहाँ पे एकत्र की और हर्षवर्धन से काफ़ी प्रभावित भी हुआ। हेनसांग ने ही हर्षवर्धन को शीलादित्य के नाम से पुकारा है। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण तीनों नाटक हैं और इनके नाटककार भी उतने ही प्रसिद्ध। इनका नाम है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने नागानंद नामक एक नाटक लिखा, रत्नावली नामक एक नाटक लिखा और प्रियदर्शिका नामक एक नाटक लिखा। तो प्रश्न कभी सीधे पूछा जा सकता है कि नागानंद किसकी रचना है? तो जवाब हर्षवर्धन। रत्नावली किसकी रचना है? तो जवाब हर्षवर्धन। प्रियदर्शिका किसकी रचना है? तो जवाब हर्षवर्धन। या हर्षवर्धन की निम्नलिखित में से कौन सी रचना है? तो अगर बहुविकल्पी होते हैं तो इनमें से कोई एक होगा, या सीधे सीधे तो प्रश्न पूछा ही नहीं जाता है। आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? सीयूकी की रचना। तो हेनसांग ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सीयूकी। जैसे मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी, उसी तरीके से हेनसांग ने सीयूकी नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उसने उस समय के प्राचीन कालीन भारत की तमाम व्यवस्थाओं, सामाजिक, धार्मिक और राज व्यवस्था और जो भी उसने यहाँ पे देखा उन सब चीज़ों को और बौद्ध धर्म से संबंधित बातों को उसने अपनी इस रचना में संकलित किया। यही वजह है कि हेनसांग को भारत में आज भी याद किया जाता है। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइत्सुंग के पास एक राजदूत भेजा? तो हर्षवर्धन ने उस समय जब उनका शासनकाल था तो तब उन्होंने चीन के राजा जिनका नाम ताइत्सुंग था उसके पास एक राजदूत भेजा था। निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान की थी? हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 गांवों की जो आय थी, इनकम होती थी 100 गांवों की, उसको दान कर दिया था नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं? तो यहाँ पे जवाब उपर्युक्त सभी, यानी कि जो प्रश्न यहाँ पे मिस है। अगला देखते हैं, सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, सीयूकी नामक यात्रा विवरण तो है, लेकिन ये एक पुस्तक है और ये पुस्तक जो है हेनसांग ने लिखी है। तो इसका सीधा सा जवाब हो जाएगा कि सीयूकी नामक यात्रा विवरण किसके साथ जुड़ा है? तो ये हेनसांग से जुड़ा हुआ है। या सीयूकी किसकी रचना है या किसने लिखा? तो भी हमारा जवाब होगा हेनसांग। तो इस तरीके से दोस्तों आज की हमने अपनी इस वीडियो में उन सभी गुप्तोत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया जो कि प्राचीन भारत से संबंधित प्रश्न थे। आगे हम कुछ अध्यायों में विविध प्रश्नावली, प्राचीन भारत की जो प्रश्न होंगे उनके विविध प्रश्नावली के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और उसके बाद में हम प्राचीन भारत के इस भाग को समाप्त करके फिर मध्यकालीन भारत और उत्तर आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ और नए प्रश्नों के साथ।